नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीटर एकर है। मैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा का सहायक प्रोफेसर हूं और आज मेरे साथ डॉक्टर जेनिफर न्यूबरी हैं और वे भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा की नैदानिक प्रोफेसर हैं। हेलो डॉक्टर एकर। नमस्कार, आज हम श्वासकष्ट के गंभीर मामलों से पीड़ित रोगियों के उपचार के पहले भाग पर चर्चा करेंगे। कुछ रोगियों की नैदानिक स्थिति नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला, ऑक्सीजन फेस मास्क, ऊंचे बहाव वाली नाक प्रवेशनी अथवा गैर आक्रामक सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन के अतिरिक्त सहायता की मांग करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका वायुमार्ग खुला है और इस वीडियो में दिखने वाले रोगी के समान उन्हें उचित ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन सहायता मिले। डॉक्टर न्यूबरी, क्या आप इस रोगी के वायुमार्ग और श्वसन स्थिति के अपने आंकलन का विवरण कर सकती हैं, और आपके अनुसार इनकी हालत कौन से उपचारों से सुधर सकती है? यह रोगी तीव्र हल्की सांसें ले रही है और इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, जैसा कि हमें इसकी अध्युरोस्थी अभिक्रिया से ज्ञात होता है। तथापि जो आवाज़ें ये निकाल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि इनके वायुमार्ग के ऊपरी हिस्से में रुकाव है, जो इन्हें पूरी सांस लेने से रोक रहा है। इन्हें वायुमार्ग को खोलने और संभावित बैग मास्क वेंटिलेशन से सांस लेने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, अधिक श्वसन तकलीफ या बिगड़ती मानसिक स्थिति वाले कई खतरे वाले रोगी अपना वायुमार्ग खुला रखकर आराम से सांस नहीं ले पाते। देखभाल प्रदाताओं के रूप में हमें एक खुले वायुमार्ग को बनाए रखने में मदद करने के लिए तेजी से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहना चाहिए और प्रभावी मैनुअल वेंटिलेशन एवं ऑक्सीकरण प्रदान करना चाहिए जब तक कि नलिका प्रवेशन, इंट्यूबेशन और वेंटिलेटर समर्थन जैसे तरीके संभव न हो। इस व्याख्यान में हम प्रदाताओं को इन कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सहायता करने के लिए उपलब्ध कुछ उपकरणों पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि वायुमार्ग एडजंक्ट के जरिए वायुमार्ग को साफ कैसे रखें, जिसमें हम गौर करेंगे नासोफेरिंजल वायुमार्ग और मुखग्रसनीय वायुमार्ग पर। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि असरदार बैग मास्क वेंटिलेशन कैसे प्रदान किया जाए। आइए इस रोगी का पुनरांकलन करते हैं। डॉक्टर न्यूबरी, आपने कहा था कि इन्हें वायुमार्ग खोलने के उपचार से सहायता मिलेगी। आप यह कैसे करेंगी? गैर अभिघात रोगियों के लिए सबसे असरदार तकनीक होगी जॉ थ्रस्ट, जबड़े में घुसना, जो जबड़े और जीभ को आगे रखने में और वायुमार्ग को खोलने में मदद करता है। आइए देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। जो दिख रहा है, क्या आप उसकी व्याख्या कर सकती हैं? जी हाँ, हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जॉ थ्रस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तुरंत मास्क के अंदर भाप बन गई है, जो हवा के बेहतर संचालन और रोगी के सांस लेने में मेहनत कम होने का संकेत है। हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि ये काफ़ी आराम से सांस ले पा रही हैं। अब जब वायुमार्ग खुल गया है, कार्यकर्ता को रोगी की सांस प्रक्रिया की सहायता के लिए जल्द ही कदम उठाने चाहिए, संभवतः बैग मास्क वेंटिलेशन से। तथापि कार्यकर्ता को यह करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। खुशकिस्मती से हमारे पास इन परिस्थितियों में सहायता के लिए वायुमार्ग एडजंक्ट जैसे यंत्र हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। वायुमार्ग एडजंक्ट ऐसे यंत्र हैं जो वायुमार्ग के ऊपरी हिस्से को खोल फेफड़ों में हवा के आदान प्रदान के लिए बनाए गए हैं, उन रोगियों के लिए जो यह स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार या बेहोश हैं। क्योंकि ये यंत्र ऊपरी वायुमार्ग को खोलते हैं, इनके रहते बैग मास्क वेंटिलेशन भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। हम दो वायुमार्ग एडजंक्ट पर चर्चा करेंगे जो इस तस्वीर में दिख रहे हैं। नासोफेरिंजल वायुमार्ग, जिन्हें नाक के अंदर से लगाया जाता है, और मुखग्रसनीय वायुमार्ग, जिन्हें मुंह के अंदर से लगाया जाता है। हम इन दोनों के उपयोग और आकार के संकेतों पर चर्चा करेंगे। इन्हें लगाने की तकनीक पर चर्चा एक अलग लेक्चर में होगी। वायुमार्ग एडजंक्ट उन सभी रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो स्वयं वायुमार्ग को खुला नहीं रख पा रहे, जैसा कि हमने वीडियो वाले रोगी में देखा था। इसके कारण लंबी श्वसन तकलीफ की वजह से थकान, बदली मानसिक स्थिति, नशा, सिर पर चोट, सदमा या और कई चिकित्सा परिस्थितियां हो सकती हैं। ये उन सभी रोगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्हें बैग मास्क वेंटिलेशन दिया जा रहा है। डॉक्टर न्यूबरी, यह क्या हैं और ये किस तरह के रोगियों के लिए सबसे उचित हैं? नासोफेरिंजल वायुमार्ग रबर की कोमल नली होती है जिसे रोगी की नाक में लगाया जाता है, जिसके जरिए नाक से फेफड़ों तक हवा आराम से आ जा सकती है। यह सबसे उचित उन रोगियों के लिए है जिनके चेतन का स्तर जरा कम हो किंतु वे किसी उत्तेजन से अनुक्रिया दिखाएं। प्रभावित चेतना लेकिन जरा अनुक्रिया दिखाने वाले रोगी जो खांसी करने या गैग की क्षमता रखते हों, वे मुखग्रसनीय वायुमार्ग नहीं सहन कर सकेंगे, इसलिए उनके लिए नासोफेरिंजल वायुमार्ग सबसे उचित है। क्या आप इनकी तुलना मुखग्रसनीय वायुमार्ग से कर सकती हैं? मुखग्रसनीय वायुमार्ग मुड़े हुए, कठोर प्लास्टिक यंत्र होते हैं जिसमें रोगी के मुंह में हवा नली डाली जाती है। इन्हें जीभ को पिछली ग्रसनी दीवार से दूर रखने और हवा के लिए बिना रुकाव के मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि किसी चीज़ का पिछले ग्रसन के संपर्क में आना रोगी को काफ़ी परेशानी देता है,
यह उन रोगियों के लिए उचित है जो बेहोश हैं या जिनमें खांसने का अथवा गैग प्रतिवर्त नहीं है। यह एक रोगी को मुखग्रसनीय वायुमार्ग मिलने की वीडियो है। क्या आप इनकी इस अनुक्रिया दिखाने और इस परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी हाँ, इस रोगी का चेतन स्तर कम नजर आ रहा है। तथापि मुखग्रसनीय वायुमार्ग के लगाने पर यह खांसी और तकलीफ महसूस कर रही हैं, जिसका मतलब है कि वे इतनी सचेत हैं कि वे इस यंत्र को सहन नहीं कर सकती और इस यंत्र को इन पर नहीं लगाना चाहिए। यह संभवतः नासोफेरिंजल वायुमार्ग काफ़ी बेहतर सहन कर सकेंगी और उन्हें वही देना चाहिए। समझ गया। अब जब हम वायुमार्ग को खुला रखने के उपायों से परिचित हैं, चलिए बैग मास्क वेंटिलेशन पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर न्यूबरी, बैग मास्क वेंटिलेशन क्या है? बैग मास्क वेंटिलेशन ऐसी तकनीक है जिससे हम ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन की सहायता के लिए शारीरिक रूप से सकारात्मक दबाव प्रदान कर सकते हैं उन रोगियों के लिए जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। यह सचमुच एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। बहुत खूब। अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे बैग मास्क वेंटिलेशन के चिन्हों, उचित आकार के उपकरणों और उसे लगाने के तरीके को। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का विवरण अगले लेक्चर में किया जाएगा। तो डॉक्टर न्यूबरी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें बैग मास्क वेंटिलेशन उपयुक्त होता है? पहली, यदि रोगी को श्वासरोध हो या वे बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे, तो उन्हें अल्पकालिक ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन पाने के लिए बैग मास्क वेंटिलेशन की आवश्यकता है। दूसरी, यदि रोगी सांस ले रहे हैं किंतु उनकी सांस उचित ऑक्सीकरण एवं वेंटिलेशन प्रदान नहीं कर पा रही, तो बैग मास्क वेंटिलेशन उनके प्रयासों को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। आप कैसे पहचानेंगी कि कौन से रोगी उचित मात्रा में सांस नहीं ले पा रहे? ये अच्छा प्रश्न है। जो रोगी धीमी और हल्की सांस ले रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, या जिन रोगियों की ऑक्सीजन संतृप्ति बहुत कम है, वे मेरी चिंता को बढ़ाएंगे कि वे उचित मात्रा में सांस नहीं ले पा रहे और उन्हें बैग मास्क वेंटिलेशन के सहयोग से लाभ होगा। आप इस रोगी के श्वसन का विवरण कैसे देंगी? ये अर्ध सचेत और धीमी, हल्की सांसें लेती नजर आती हैं। क्या आपको लगता है कि ये ठीक से सांस ले पा रही हैं? नहीं, मुझे चिंता होगी कि इनकी धीमी, हल्की सांसें उचित ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन प्रदान नहीं कर पाएगी और इन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है। तो आप इनका उपचार कैसे करेंगी? मैं तुरंत वायुमार्ग को खोलने की प्रक्रिया क्रियान्वित करूंगी, वायुमार्ग एडजंक्ट लगाऊंगी और बैग मास्क वेंटिलेशन शुरू करूंगी। बहुत अच्छे। बैग के कुछ भिन्न आकार हैं जिन्हें चुना जा सकता है। आप सही साइज को कैसे चुनती हैं? प्रदाताओं को 8 वर्ष से बड़े हर रोगी के लिए बड़े साइज वाले बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 8 वर्ष के रोगियों के लिए मध्यम बैग और छोटा बैग नवजात शिशु से 1 साल के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। मास्क के चयन के बारे में क्या राय है? एक उपयुक्त मास्क वो होता है जो रोगी पर लगाने पर उसके मुंह और नाक को ढंग से ढकता है लेकिन रोगी की आंखों के ऊपर नहीं आता और उनकी ठुड्डी के नीचे नहीं जाता। बहुत अच्छे। उचित साइज को सही ढंग से चुनने के बाद आप यंत्र को कैसे लगाती हैं? जिन रोगियों को कोविड-19 होने की संभावना हो उनका उपचार करते वक्त कुछ खास कदम उठाने चाहिए। इनमें से सबसे पहला है पीईपी वाल्व को लगाना, यदि उपलब्ध हो। पीईपी वाल्व आपको बैग वाल्व मास्क इस्तेमाल करते हुए पीईपी प्रदान करने में और ऑक्सीकरण सुधारने में सहायता देते हैं, खास तौर पर कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए। पीईपी को तय करने के लिए वाल्व को मोड़ें और कम से कम पीईपी की 5 राश से शुरुआत करें। अगला महत्वपूर्ण कदम है वायरल फिल्टर लगाना। वायरल फिल्टर बैग मास्क वेंटिलेशन के दौरान वायरल कण के हवा में फैलने के खतरे को कम करता है। यह सारी प्रक्रियाएं उचित पीपीई के साथ ही करनी चाहिए, जिसके बारे में इस श्रृंखला के लेक्चर 2 में विस्तृत रूप से बात की गई है। जब पीईपी वाल्व और वायरल फिल्टर लगाए जा चुके हों, तो उपकरण ऐसा दिखना चाहिए। इसके बाद मास्क लगाया जाता है और यंत्र को ऑक्सीजन स्रोत से जोड़ा जाता है। तो जब आप बैग मास्क वेंटिलेशन क्रियान्वित कर रही होती हैं, तो आप कैसे समझ पाती हैं कि आप उसे ठीक से कर रही हैं या नहीं? बात कुछ ऐसी है कि आप छाती को उठते और गिरते देखेंगे, जो इस बात का संकेत है कि आप पर्याप्त मात्रा प्रदान कर रहे हैं। आपको इस बात की भी आशा करनी चाहिए कि पहले दर्ज किए गए स्पंद, ऑक्सीजन संतृप्ति और त्वचा के रंग में असामान्यताएं कम होती दिखाई दें। यदि आपको ये आश्वासन के संकेत नहीं दिखते तो आप क्या करती? देखिए, यदि आपको छाती का उठना और गिरना या पहले दर्ज किए गए नैदानिक संकेतों में सुधार नजर नहीं आता, तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मास्क ढंग से लगा हुआ है। 2. मास्क के बगल में से हवा के निकलने के संकेतों को देख और सुन सकते हैं और मास्क की अंगस्थिति और अपनी पकड़ को बदल सकते हैं ताकि हवा निकल न सके। 3. जॉ थ्रस्ट और सिर के झुकाव को बढ़ा और दोहरा सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायुमार्ग खुला है। और अंत में,
यदि आप पहले से ही इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वायुमार्ग एजेंट लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये इस नैदानिक प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली चुनौतियों का निवारण करने के कुछ बहुमूल्य सुझाव हैं। ठीक है, तो अब जब हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर ली है, आइए आपातकालीन सेवा के इन सभी अत्यावश्यक आधारों के खास तथ्यों का संक्षेपण करते हैं। वायुमार्ग एजेंट ऐसे यंत्र हैं जो वायुमार्ग के ऊपरी हिस्से को खोलकर फेफड़ों में हवा के आदान प्रदान में सहायता देते हैं उन रोगियों के लिए जो ये स्वयं नहीं कर सकते। मुखग्रसनीय वायुमार्ग उन रोगियों के लिए सबसे उचित हैं जो बेहोश हैं या जो खांसी या गैग प्रतिवर्त नहीं दे रहे हैं। नासोफेरिंजल वायुमार्ग उन रोगियों के लिए उचित हैं जिनका चेतन स्तर कम हो लेकिन जो किसी उत्तेजन से अनुक्रिया दिखा रहे हों। बैग मास्क वेंटिलेशन ऐसी तकनीक है जिससे शारीरिक रूप से सकारात्मक दबाव प्रदान किया जा सकता है उन रोगियों के ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन के लिए जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हों। यदि उपलब्ध हो तो पीईपी वाल्व को ऑक्सीकरण की सहायता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मुमकिन हो तो वायरल फिल्टर उचित पीपीई के साथ इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि कर्मचारियों के संक्रमित होने की संभावना को कम किया जा सके। और बैग मास्क वेंटिलेशन 1 या 2 कार्यकर्ताओं द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है और जब भी मुमकिन हो तो वायुमार्ग एजेंट के जरिए प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत खूब। डॉक्टर न्यूबरी, आपके समय और दक्षता के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो इसे देख रहे हैं, आपकी मेहनत, उत्सुक और रोगियों को आपके द्वारा दी जाने वाली उच्चतम सेवा के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये कौशल आपके काम आएं।